Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is day 8 of our initiative 5 MCQ a day for your 69th BPSC. And today we will be discussing the MCQ on Indian polity. So without any delay, let's start our session. Question number 1. Which of the following statements about the ordinance is true? दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट अध्यादेश के बारे में सही है? A. It can be promulgated only when both houses of the parliament are not in session. B. President cannot withdraw the ordinance once promulgated. Option C. President's power to promulgate ordinance is a discretionary power. And option D. Maximum life of an ordinance can be 6 months and 6 weeks. तो ऑर्डिनेंस हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉलिटी पर्सपेक्टिव से. तो आप जल्दी से अपना वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर को मार्क कीजिए. तो आइए अब एक एक करके हम लोग ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश जो है वो एक एबनॉर्मल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे है लॉ बनाने का. ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा वो रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे है लॉ बनाने का, और ऑर्डिनरी राउट क्या है? पार्लियामेंट के वे से. तो पार्लियामेंट के वे से अगर लॉ बनाना है तो दोनों हाउस, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सेशन में होने चाहिए. दोनों जब किसी बिल को पास करता है तब वो प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है और तब उनके असेंट के बाद वो एक्ट बनता है. लेकिन दोनों में से कोई एक भी सेशन अगर पार्लियामेंट का लॉ, अगर पार्लियामेंट का हाउस माने लोकसभा या राज्यसभा सेशन में नहीं है तो फिर लॉ नहीं बन सकता है. तब फिर अगर बहुत ज़रूरी है तब फिर ऑर्डिनेंस राउट का यूज़ किया जाता है. ऑर्डिनेंस के मदद से लॉ बनाया जाता है. तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा. इट कैन बी ईदर ऑफ द हाउस और बोथ द हाउसेज, दोनों है. ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट कैन नॉट विड्रॉ द ऑर्डिनेंस वंस प्रोमलगेटेड, ये भी गलत है. प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, ये दिया हुआ है आर्टिकल 123 में. ठीक है. ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब ये उनके डिस्क्रिशन का है, वो अपने इच्छा से प्रोमलगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये भी स्टेटमेंट गलत है. ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. उनको यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस के बेसिस पे ही ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है. ठीक है. एंड ऑप्शन डी जो हमारा है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, वही से ये क्या है? मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं क्यों. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 123 जो है प्रेसिडेंट का पावर है, प्रेसिडेंट के लिए, और आर्टिकल 213 जो है गवर्नर के लिए. ठीक है. तो ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम लाइफ है, जिसके विदिन मतलब पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लेना है, वो 6 वीक्स है. ठीक है, 6 वीक्स में पार्लियामेंट्री अप्रूवल ले लेना है. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक सदन हाउस में सेशन में नहीं है, सिर्फ मान लो अगर लोकसभा मान लो अभी डिसॉल्व है, चुनाव होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा कि जो सेकेंड हाउस है जब वो सेशन में आएगा उसके विदिन 6 वीक में पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो जाना चाहिए. तो इसलिए, और एक और जो हमारा संविधानिक का क्लॉज है कि किसी भी हाउस के सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता. तो ये दोनों को जब मिलाते हैं तब आप क्लियरली समझ सकते हो कि 6 मंथ का चूँकि गैप नहीं हो सकता और पार्लियामेंट से हाउस सेशन में आने के बाद 6 वीक में उसे ऑर्डिनेंस को पास कर देना है. तो इसलिए मैक्सिमम लाइफ जो है ऑर्डिनेंस का 6 मंथ्स एंड 6 वीक हो जाता है. जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिविलेजेस कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, प्रिविलेजेस कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट पे स्टेटमेंट दिया हुआ है. पहला स्टेटमेंट, कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स इन बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. एंड सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ हेडेड बाय डिप्यूटी चेयरमैन इन द राज्यसभा. आपको बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों में से. देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से बीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. इसके बाद जो भी, और अभी प्रिविलेजेस कमेटी जो है बहुत मुद्दा में रहा है, जैसे अधीर रंजन चौधरी का इशू हो गया, या फिर अभी राघव चड्ढा का करंट में इशू हो गया. तो प्रिविलेजेस कमेटी एक रेलिवेंट टॉपिक है, तो आप इसे देख लेना. So quickly pause your video and mark your answer.
तो आइए अब एक एक करके स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रिविलेजेस कमेटी जो हमारा होता है वो क्या होता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर होता है, पार्लियामेंट को क्या है, पार्लियामेंट को इफ़िशिएंट, पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के इफ़िशिएंट फंक्शनिंग के लिए उनको प्रिविलेजेस दिया हुआ है आर्टिकल 105 में, ठीक है। तो अगर इन प्रिविलेजेस का ब्रीच होता है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस होता है, तो वो मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिविलेजेस कमेटी को रेफ़र किया जाता है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट 1, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में तो 15 मेंबर्स हैं, लेकिन राज्यसभा में प्रिविलेजेस कमेटी में 10 मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। और ये जो है लोकसभा में जो है वो स्पीकर नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, और राज्यसभा में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को, ठीक है। ऑप्शन 2, इट इज़ हेडेड बाय डिप्यूटी चेयरमैन इन द राज्यसभा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के वो प्रिविलेजेस कमेटी के मेंबर होते हैं, और जब भी अगर डिप्यूटी चेयरमैन अगर मेंबर हैं तो वो उसके हेड होंगे, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। A party can be recognized as a state party in a state if, मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा तब एक पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। स्टेटमेंट 1, इट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट्स जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विंस 2 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। मतलब जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव विधानसभा के लिए जो चुनाव होता है, अगर उसमें 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल और उसके साथ 2 सीट अगर स्टेट असेंबली में जीता है तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए स्टेट पार्टी। स्टेटमेंट 2, इफ़ इट सिक्योर्स 3% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और 3 सीट्स इन द लोकसभा विच एवर इज़ मोर। मतलब कि अगर लोकसभा का जनरल चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें अगर कोई पार्टी 3% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा या फिर 3 सीट्स इन द लोकसभा विच एवर इज़ मोर, अगर वो जीतता है तो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक्चुअली अभी हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उस पार्टी को नागालैंड में स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्विकली पॉज कीजिए अपना वीडियो और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आइए अब आंसर को डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसको चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उन सब जो भी नॉर्मल पार्टीज़ होते हैं सबको रजिस्टर्ड बोलते हैं, लेकिन कुछ पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, जब वो कुछ कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो उनको एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, ठीक है। और इस रिकॉग्निशन से उनको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मान लो कि जो अपना ईवीएम है उस मशीन में इन पार्टीज़ जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट का नाम पहले आएगा, उसके बाद फिर रजिस्टर्ड पार्टी का आता है, फिर फ्री का एयर टाइम मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट विधानसभा के चुनाव में 6% ऑफ द वैलिड वोट्स लाता है और 2 सीट लाता है विधानसभा असेंबली में, तो वो उस स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। एक्चुअली यहाँ पे क्या गलत है कि ये इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट होगा। मतलब अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब विधानसभा के चुनाव में कोई पॉलिटिकल पार्टी 3% ऑफ द सीट्स या फिर 3 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो सिक्योर करता है, तो उसे उस स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, मतलब 1 ओनली, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा और जैसे ये 2 कंडीशन बताया, और एक तीसरा कंडीशन है कि मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% ऑफ द वैलिड वोट्स लाता है, 6% ऑफ द वैलिड वोट लाता है लोकसभा में, प्लस 1 सीट अगर वो लोकसभा में जीत जाता है उस स्टेट से,
जनरल इलेक्शन में, तो भी वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। एक और कंडीशन क्या है कि अगर मान लो अगर वो स्टेट में 25 एक सीट जीतता है आउट ऑफ 1 सीट आउट ऑफ 25 सीट्स इन लोकसभा, उस स्टेट में मान लो किसी स्टेट में अगर 25 सीट है लोकसभा का और उसमें अगर कोई पार्टी अगर 1 सीट लोकसभा का जीत जाता है तो भी वो वहाँ का स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। और एक आखिरी कंडीशन जो पांचवा है वो है कि अगर 8% वैलिड वोट्स लाता है लोकसभा के चुनाव में, वो लोकसभा का जो आम चुनाव होता है अगर उसमें 8% ऑफ द वैलिड वोट्स लाता है तो भी उसे उस स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया थे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और फिर ये जो है अभी हाल ही में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का भी रिवीजन हुआ है। अब मात्र 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपना बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, उसके बाद सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और नेशनल पीपल्स पार्टी, ये मेघालय का पार्टी है। तो अभी बस ये 6 पार्टी जो हैं वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रह गए। आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो पहला कि अगर वो 4 स्टेट्स में अगर रिकॉग्नाइज हो जाते हैं एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे। दूसरा है, तो पहला है कि अगर 4 स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएं। दूसरा कंडीशन है कि अगर लास्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ है लोकसभा या फिर विधानसभा का, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा का, उसमें 6% ऑफ द वैलिड वोट्स ले आएँ, ठीक है। और इसके साथ 4 सीट्स, 4 सीट जो है इसके साथ वो अगर 4 सीट्स जीत जाते हैं लोकसभा में, एक या एक से अधिक स्टेट में, तो वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज है। और तीसरा कंडीशन है कि अगर 2% ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा वो जीत जाते हैं 3 और मोर स्टेट से, तो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो ये क्राइटेरिया थे स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको बताना है कि दिए गए आर्टिकल्स में से कौन सा आर्टिकल स्टेट फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्टेब्लिश करता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करता है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारा 243I से इस्टेब्लिश होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 क्लॉज के से इस्टेब्लिश होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो और अगर 243Y देखोगे, 243I जो है वो और 243 के जो है वो पंचायत के रिगार्डिंग में दिया हुआ है, और यहीं पे जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि जिसका काम है कि रिकमेंड करे कि हाँ क्या फाइनेंसेस किस तरीके से टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूट होगा लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कौन सा टैक्स जो है एलोकेट कर देना है लोकल गवर्नमेंट को, ये सब रिकमेंडेशन करता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल 243I जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का है और आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, which of the following commissions were constituted under article 340 of the constitution। आपको बताना है कि ये जो 3 कमीशन दिए हुए, बीजी खैर कमीशन, कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन, इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है आर्टिकल 340 के तहत कंस्टिट्यूट किए गए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आर्टिकल 340 जो है वो बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए है, कि मतलब जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए कितना सही कदम लिया जा रहा है कि नहीं, इन सारे चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को पावर कि वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो अगर आंसर देखें तो जो हमारा बीजी खेर कमीशन है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल
344 के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 344 ये बेसिकली 1955 में इस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और 1956 में रिपोर्ट आया था, ठीक है। कालेलकर कमीशन सही है। काका कालेलकर कमीशन जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है इंडिया का। काका कालेलकर कमीशन फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है। 1953 में इसे कंस्टिट्यूट किया गया था और 1955 में रिपोर्ट आया था, ठीक है। मंडल कमीशन जो है वो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन 1979 में हुआ था और 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था और इसी कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस में बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ ऑप्शन 2 and 3, ठीक है। सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।